तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए 20 अगस्त 2023 को जो हमारी सीटेट की परीक्षा आयोजित होने जा रही है, उस परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संस्कृत विषय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक। और वो टॉपिक हमारा आज का क्या है? तो वो टॉपिक है हमारा आज का अपठित गद्यांश। ठीक है, तो अपठित गद्यांश के साथ हम उपस्थित हो चुके हैं आपके सामने। और देखिए, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने अपठित गद्यांश का अभ्यास किया था और उसके अंतर्गत जो हमारे प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा वो भी हम लोगों ने देखा था। और इसी श्रृंखला में जो हमारी अपठित गद्यांश की श्रृंखला है, इसी श्रृंखला में हम एक और अपठित गद्यांश के साथ उपस्थित हो चुके हैं आपके सामने। तो हम देखते हैं कि हमारा आज का अपठित गद्यांश क्या है। सबसे पहले निर्देश दिया हुआ है, अधोलिखितान गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। अर्थात अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके उस पर आधारित जो हमारे विकल्पात्मक उत्तर हैं, उन विकल्पात्मक उत्तरों में से जो उचिततम उत्तर है, अर्थात जो सबसे सही उत्तर है, उस उत्तर को चुन करके हमें लिखना है। और इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं, उनका सही उत्तर क्या होगा, उन प्रश्नों को, उन उत्तरों को देखने से पहले हम लोग संक्षेप में इस गद्यांश के भावार्थ को समझ लेते हैं। तो देखिए, गद्यांश को हम पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं, तत्पश्चात हम इसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उनका उत्तर देखेंगे। संप्रति शिक्षा संस्थासु प्रचलितस्य, संप्रति का अर्थ होता है इस समय, संप्रति का अर्थ होता है इस समय। शिक्षा संस्थासु, जो शिक्षा की संस्थाएं हैं, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में प्रचलितस्य, जो प्रचलित संस्कृत शिक्षण विधि है, संस्कृत शिक्षण की विधियां जो प्रचलित हैं वर्तमान में, अर्थात इस समय जो संस्कृत के शिक्षण संस्थान हैं, उन संस्थानों में संस्कृत के पठन पाठन के लिए जो शिक्षण विधियां प्रचलन में हैं, उन विधियों का अयम परिणामः दृश्यते, ये परिणाम दिखाई देता है, यत कि बहूनि वर्षाणि, बहुत वर्षों तक संस्कृतम अधीत्य अपि, संस्कृत शिक्षण संस्थाओं में जो संस्कृत पढ़ाने के लिए शिक्षण विधियां प्रयोग में लाई जा रही हैं, जिस विधि से संस्कृत शिक्षण करवाया जा रहा है, उसका परिणाम यह दिखाई देता है कि बहुत वर्षों तक संस्कृत भाषा का अध्ययन करने पर भी संस्कृत छात्राः संस्कृत भाषा एवं स्वविचारान प्रकटयितुम असमर्थाः, संस्कृत के छात्र बहुत वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन करके भी संस्कृत भाषा के द्वारा ही विचारान प्रकटयितुम, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए असमर्थाः, असमर्थ रहते हैं। अर्थात बहुत वर्षों तक संस्कृत पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, परंतु बहुत वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन करने पर भी संस्कृत के छात्र अपने विचारों को संस्कृत भाषा में प्रकट नहीं कर पाते हैं। लेखने अपि तेषां नैपुण्यम न दृश्यते, लेखन में भी संस्कृत भाषा में अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते हैं, वो तो होता ही है, लेखन में भी वे असमर्थम, लेखने अपि तेषां नैपुण्यम न दृश्यते, लेखन में भी उनमें निपुणता नहीं दिखाई देती है। अर्थात बहुत वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन करके भी संस्कृत के छात्र ना तो संस्कृत भाषा में मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं और ना ही लेखन में उनमें निपुणता दिखाई देती है, अर्थात लिख कर के भी विचारों को प्रकट नहीं कर पाते हैं। कारणम किम, इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि इतने वर्षों तक संस्कृत पढ़ करके भी संस्कृत भाषा में अपने विचारों को मौखिक और लिखित रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं? कारणम किम, क्या कारण है? स्पष्टमेव, तो कारण स्पष्ट है। क्या कारण है? यत, कारण क्या है कि प्रचलित विधिषु, जो प्रचलित विधि है,
इस समय जिस विधि के माध्यम से संस्कृत भाषा पढ़ाई जा रही है, संस्कृत के अध्ययन अध्यापन का जो तरीका प्रचलन में है वर्तमान में, उसमें संस्कृतम संस्कृतेन न पाठ्यते। संस्कृतम संस्कृतेन न पाठ्यते अर्थात संस्कृत को संस्कृत के द्वारा, या हम कह सकते हैं संस्कृत को संस्कृत माध्यम से न पाठ्यते, नहीं पढ़ाया जाता है, अपितु अन्य भाषा, बल्कि संस्कृत को अन्य भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जैसे यहीं इसी समय हम लोग देख लें तो इस समय हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, जो ये हम लोग गद्यांश पढ़ रहे हैं इस समय, वास्तव में इसे हम संस्कृत माध्यम में नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग किस माध्यम से पढ़ रहे हैं? जो हमारी मातृभाषा है, हिंदी है, उस माध्यम से पढ़ रहे हैं। ये जो गद्यांश है इसका एक प्रकार से हम लोग अनुवाद कर रहे हैं, इसको हम संस्कृत माध्यम में नहीं पढ़ रहे हैं, इसका हम लोग हिंदी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। तो बहुत वर्षों तक छात्र जो हैं वो संस्कृत भाषा का अध्ययन करके भी अपने विचार संस्कृत के माध्यम से प्रकट नहीं कर पाते हैं, ना तो वो संस्कृत भाषा में बोल पाते हैं, ना लिख पाते हैं। कारण क्या है? तो कारण स्पष्ट है कि वर्तमान में जो शिक्षण विधियां प्रचलन में हैं, जो शिक्षण के तरीके प्रचलन में हैं, उनका उद्देश्य केवल क्या है? उद्देश्य क्या है कि संस्कृत को पढ़ा दिया जाए, है ना। लेकिन वो विधियां कभी भी संस्कृत भाषा को संस्कृत भाषा के माध्यम से पढ़ाती नहीं हैं। तो इसीलिए ना तो संस्कृत बोल पाते हैं बच्चे और ना ही लिख पाते हैं। तो संस्कृतम संस्कृतेन न पाठ्यते, संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाता है, अपितु अन्य भाषा, बल्कि संस्कृत भाषा को अन्य भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आगे लिखा हुआ है, संस्कृत पाठ्य पुस्तक गत पाठानाम, जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक होती हैं उनमें आए हुए जो पाठ होते हैं, संस्कृत पाठ्य पुस्तक गत पाठानाम, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में जो पाठ होते हैं उनका अनुवाद, उनका अनुवाद ही, एवं मतलब ही, संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य, संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य होता है। जो शिक्षण विधियां प्रचलन में हैं वर्तमान में, उन शिक्षण विधियों का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में जो पाठ आए हुए हैं उनका अनुवाद कर दिया जाए, इतना मात्र उनका उद्देश्य होता है। छात्राः संस्कृतेन संभाषणस्य संस्कृत श्रवणस्य वा अवसरान् एव न प्राप्नुवन्ति। छात्र केवल संस्कृत पाठों का अनुवाद समझ लेते हैं, अनुवाद पढ़ लेते हैं, किंतु उन्हें कभी भी विद्यालय में संस्कृतेन संभाषण से, संस्कृत के माध्यम से संभाषण करने का और संस्कृत माध्यम से श्रवण करने का अवसरान एव न प्राप्नुवन्ति, अवसर ही प्राप्त नहीं होता है। केवल पाठों का अनुवाद वो सुन लेते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा के छात्र होने के बाद भी संस्कृत के माध्यम से ना तो कभी बोलने का अवसर वो पाते हैं और ना ही कभी संस्कृत को सुनने का अवसर प्राप्त करते हैं। तो छात्राः संस्कृतेन संभाषण से, छात्र जो हैं वो संस्कृत के माध्यम से, संस्कृतेन मतलब संस्कृत के द्वारा, तृतीया एक वचन का रूप है, तो छात्र संस्कृत के द्वारा अर्थात संस्कृत माध्यम से संभाषण से बोलने का, संस्कृत श्रवण से वा मतलब अथवा संस्कृत को श्रवण करने का, सुनने का अवसरान एव न प्राप्नुवन्ति, अवसर ही नहीं पाते हैं। कुत्र तदा संस्कृत शिक्षणम, तो फिर भला बताओ ये कहाँ से संस्कृत शिक्षण हुआ? जब संस्कृत के छात्र ना तो संस्कृत भाषा में सुनने के अवसर प्राप्त करते हैं, ना बोलने के अवसर प्राप्त करते हैं, तो फिर भला संस्कृत का शिक्षण कहाँ से हुआ? स्पष्टमेव, स्पष्ट है, यत कि इदम संस्कृत शिक्षणम न, स्पष्ट है कि यह संस्कृत का शिक्षण नहीं है। महान चिंतायाः विषयः एषः, महान चिंता का विषय है यह विषय बहुत चिंता का विषय है कि संस्कृत के छात्रों को संस्कृत माध्यम से पढ़ाया नहीं जाता है, ना तो संस्कृत में बोलने के अवसर उनको मिलते हैं, ना ही संस्कृत को सुनने के अवसर उनको मिलते हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है। संस्कृत पाठन विधौ एषः दोषः, संस्कृत पाठन विधौ,
संस्कृत पढ़ाने की विधियों का एषः दोषः, जो ये दोष है दूरी करणीय, दूर होना ही चाहिए। संस्कृत को पढ़ाने का यह जो तरीका है, यह जो विधि है कि संस्कृत के अंतर्गत जो हमारे पाठ होते हैं उनका हम मात्र अनुवाद कर देते हैं, यह जो तरीका है, यह जो विधि है, इस विधि का जो ये दोष है वह दोष दूरी करणीय है, वो दूर ही होना चाहिए। इति अस्माकम एकम महत्वपूर्णम कर्तव्यम, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि इस दोष को हम लोग दूर करें और संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ें। देखिए, आप देखते होंगे एक इंग्लिश मीडियम का छात्र जिसको अंग्रेजी का ABCD भी नहीं आता है, और वो जब अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ने जाता है तो 6 महीने बाद फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता हुआ विद्यालय से बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि विद्यालय में उसको वातावरण जो दिया जाता है, जो विद्यालय का वातावरण होता है वो कैसा होता है? अंग्रेजी का होता है ना। विद्यालय में उसको अंग्रेजी भाषा में ही बातचीत करने के अवसर मिलते हैं, अंग्रेजी भाषा में ही लिखने के बोलने के अवसर मिलते हैं। तो जब हर समय वो अंग्रेजी को जी रहा होता है तो वो 6 महीने में ही फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगता है। लेकिन यहाँ क्या है, बहुत वर्षों तक संस्कृत पढ़ने के बाद भी हम अपने विचारों को संस्कृत माध्यम से ना तो व्यक्त कर पाते हैं, ना ही हम लिख पाते हैं, है ना। तो ये एक दोष है और इस दोष को दूर करना हमारा कर्तव्य है। चलिए, ये तो हमारा हो गया भावार्थ। अब हम इसके अंतर्गत आए हुए जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? संस्कृत शिक्षणाय किम आवश्यकम। संस्कृत का शिक्षण करने के लिए, संस्कृत को सीखने के लिए किम आवश्यकम, क्या आवश्यक है? संस्कृत शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? संभाषणम, क्या संस्कृत सीखने के लिए संभाषण आवश्यक है? या नियम स्मरणम, नियमों को याद करना आवश्यक है? अनुवाद कार्यम, अनुवाद करना आवश्यक है? या फिर शब्दार्थ लेखनम। तो देखिए, अभी हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा कि संस्कृत सीखने के लिए छात्रों को विद्यालय में ना तो संस्कृत को सुनने के अवसर मिलते हैं, ना बोलने के अवसर मिलते हैं। और जब ना सुनेंगे ना बोलेंगे तो फिर वो भला कैसे संस्कृत सीख पाएंगे। तो नियम स्मरण या अनुवाद कार्य या शब्दार्थ लेखन, इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा कौन सा विकल्प है? ए संभाषणम। ठीक है, तो संस्कृत को सीखने के लिए संस्कृत शिक्षणाय किम आवश्यकम, संस्कृत शिक्षणाय संभाषणम आवश्यकम। ए विकल्प हमारा यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अधुना इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। अधुना इत्यर्थे अर्थात इस अर्थ में, अत्र मतलब यहां पर से मतलब इस गद्यांश में, अधुना इस अर्थ में, जो अर्थ अधुना का है इसी अर्थ में अत्र मतलब यहां पर अर्थात इस गद्यांश में किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। तो देखते हैं अधुना के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। देखिए, एव का मतलब क्या होता है? ही होता है। यत का मतलब की होता है, और इत का मतलब होता है इस प्रकार से, है ना। और अधुना का मतलब क्या होता है? तो अधुना का मतलब होता है इस समय। अधुना का मतलब क्या होता है? इस समय। तो अधुना के अर्थ में कौन सा पद इस गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है? जो आपके 4 विकल्प हैं, एव का मतलब ही होता है तो इसका तो प्रयोग हुआ नहीं है इस समय के अर्थ में, है ना, या अधुना के अर्थ में। यत का मतलब क्यों होता है, ये भी उत्तर सही नहीं है। इति, इस प्रकार ये विकल्प भी उचित नहीं है। एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है और वो क्या है? संप्रति। ठीक है, अच्छा, और ध्यान दीजिएगा, ये सारे आपके क्या हैं? अव्यय पद हैं। ये सारे पद आपके क्या हैं? अव्यय हैं। और इसमें पूछा गया था अधुना का समानार्थी शब्द कौन सा है जो इस गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है। तो अधुना का समानार्थी शब्द कौन सा है? संप्रति है। कौन सा है बोलिए? संप्रति है। डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? अद्यत्वे संस्कृत पाठनार्थम प्रायः कस्याः भाषायाः प्रयोगः माध्यम रूपेण न क्रियते। इस प्रश्न का मतलब यह है अद्यत्वे, अद्यत्वे का मतलब है आजकल या आज के समय में, संस्कृत पाठनार्थम, संस्कृत को पढ़ाने के लिए या संस्कृत को पढ़ने के लिए प्रायः कस्याः भाषायाः प्रयोगः, किस भाषा का प्रयोग माध्यम रूपेण न क्रियते, माध्यम के रूप में न मतलब नहीं किया जाता है। तो देखिए, वर्तमान में जो संस्कृत
पढ़ने का माध्यम जो भाषा है वो कौन सी भाषा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, संस्कृत को पढ़ाने के लिए हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिसका प्रयोग करना चाहिए किसका, संस्कृत भाषा का, उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। कौन सी भाषा माध्यम रूपेण, मतलब माध्यम रूप के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है, ये पूछा गया है। तो संस्कृत को पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा को हम माध्यम नहीं बनाते हैं, बल्कि संस्कृत को हम हिंदी माध्यम से या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारा सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधीत्य इति पदे कः उपसर्गः। अधीत्य इति पदे कः उपसर्गः, अर्थात अधीत्य इस पद में कः उपसर्गः, कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, बड़ा सरल सा प्रश्न है, अधीत्य में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यह पूछा जा रहा है। तो देखते हैं अधीत्य में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, अधीत्य शब्द हमारा कैसे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु से जब हम प्रत्यय लगाते हैं ल्यप, तो हमारा शब्द क्या बनता है, अधीत्य। ठीक है, और यहां पर अब हम देखते हैं कि अगर उपसर्ग की बात की जाए तो उपसर्ग कौन सा सही हो जाएगा, अधि उपसर्ग। अधीत्य में उपसर्ग कौन सा है, अधि उपसर्ग है। सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अस्मिन् अनुच्छेदे दृश्यते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। अस्मिन् अनुच्छेदे, इस अनुच्छेद में, जो हमने अभी अनुच्छेद पढ़ा, जो हमने गद्यांश पढ़ा, उस अनुच्छेद में दृश्यते इति क्रियापदस्य, दृश्यते इस क्रियापद का किम कर्तृपदम प्रयुक्तम, दृश्यते इस क्रियापद के लिए कौन सा कर्तृपद प्रयुक्त किया गया, अर्थात कर्ता कौन सा प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, लेखने क्या कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है, या फिर नैपुण्यम, या फिर छात्रा, या फिर तेषाम। तो अब इसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा गद्यांश में और देखना पड़ेगा कि दृश्यते क्रियापद का प्रयोग जो हुआ है उसका कर्ता कौन है। तो देखते हैं, सबसे पहले दृश्यते आया कहां पर है। चलिए, ये देखिए मिल गया। कहां पर आया है दृश्यते, ये आया हुआ है। पूरा वाक्य क्या है, लेखने अपि। लेखने का है मतलब कि लिखने में, अपि मतलब भी, और लेखने में सप्तमी विभक्ति है, ये कर्ता नहीं है। ठीक है, तो लेखने अपि तेषाम, तेषाम मतलब उनमें, उनमें किन में, छात्रों में। नहीं दिखाई देता है, क्या नहीं दिखाई देता है, नैपुण्यम न दृश्यते, निपुणता नहीं दिखाई देती। तो ये दृश्यते क्रियापद जो है इसका कर्ता कौन है, यहां पर नैपुण्यम है। और देखते हैं क्या जो प्रश्न दिया गया था उसके विकल्पों में कहीं नैपुण्य विकल्प दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल दृश्यते का कर्ता यहां पर कौन है, नैपुण्यम है। और क्या यहां पर है नैपुण्यम या नहीं है, ये देखना होगा। और बिल्कुल देखिए, यहां पर हम जैसा देख पा रहे हैं कि यहां पर आपका विकल्प नैपुण्यम दिया हुआ है। तो अस्मिन् अनुच्छेदे दृश्यते इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तम, नैपुण्यम कर्तृपदम प्रयुक्तम, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। दृश्यते क्रियापद का कर्तृपद कौन है, अर्थात कर्ता कौन है, तो नैपुण्यम है। बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं और अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्तव्यम इति पदे कः प्रत्ययः। कर्तव्यम इस पद में कौन सा प्रत्यय है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। तो देखिए, कर्तव्य में प्रत्यय कौन सा, ये पूछा गया है। क्या तव्य प्रत्यय है, या फिर अक्तवत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है, या फिर अनियर प्रत्यय है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जब तव्यत और अनियर प्रत्यय पढ़ रहे थे, जब हम लोग तव्यत और अनियर प्रत्यय पढ़ रहे थे, तो वहां हमने तव्यत प्रत्यय के संदर्भ में बात की थी कि जहां भी आपको अंत में तव्य दिखे या आपको अंत में टव्य दिखे, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यय कौन सा होगा, तव्यत होगा। अच्छा, तव्यत प्रत्यय के द्वारा बने हुए पद विशेषण होते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। तो पुल्लिंग में क्या बनता है, अगर हम क्री धातु के साथ तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करें, तो क्री धातु के साथ तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करने पर पुल्लिंग में क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। क्या बनता है बोलिए, कर्तव्य। और स्त्रीलिंग में क्या बनता है, कर्तव्या। और नपुंसक लिंग में क्या बनता है, कर्तव्यम।
ये तीनों लिंगों के अलग अलग रूप हैं। और यहाँ पर कर्तव्यम पूछा गया, ये नपुंसक लिंग का रूप है, लेकिन चाहे पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो, चाहे नपुंसक लिंग का हो, जहां भी अंत में आपको तव्य दिखाई दे वहां पर हम प्रत्यय क्या लिखेंगे? तव्यत लिखेंगे। ठीक है, तो सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। सी विकल्प सही उत्तर है, तव्यत प्रत्यय है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अत्र। अत्र मतलब यहां पर अक्त प्रत्यय कस्मिन पदे प्रयुक्तः। अत्र मतलब यहां पर अक्त प्रत्यय कस्मिन पदे प्रयुक्तः, किस पद में प्रयुक्त हुआ है। मतलब यह है कि हमें बताना है अक्त प्रत्यय से युक्त पद कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, अक्त प्रत्यय का हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो हम समझते हैं वहां पर कि अक्त प्रत्यय हमारा भूतकालिक प्रत्यय है। अक्त प्रत्यय जो है हमारा ये कैसा प्रत्यय है? भूतकालिक प्रत्यय है। और इसके द्वारा बने हुए पद विशेषण होते हैं, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। और अक्त प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका त शेष रहता है। क्या शेष रहता है? बोलिए। त शेष रहता है। क्या शेष रहता है? त शेष रहता है। और जैसे हम लोग जब अक्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, भू धातु के साथ अक्त प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है? भूतः, है ना। और स्त्रीलिंग में क्या बनता है? भूता। और नपुंसक लिंग में क्या बनता है? भूतम। तो देखिए अंत में क्या शेष है? त शेष है। ऐसे ही क्री धातु के साथ लगाते हैं, क्री का मतलब होता है करना, और अक्त प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाता है? कृतः। और क्या होता है? कृता। और क्या होता है? कृतम। क्या होता है? बोलिए। कृतम होता है। अब यहां पर देखिए, हमने कहा कि अक्त प्रत्यय का शेष क्या रहेगा? त शेष रहेगा। यह है इसकी पहचान। आपको किस उदाहरण में अंत में त दिख रहा है? देखिए जरा, अपितु तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अपितु है आपका अव्यय पद। अपितु कैसा पद है? अव्यय पद है, इसमें कोई प्रत्यय है नहीं। महत्तम में अंत में क्या शेष है? त्व। और ये महत्तम जो है ये बना है, महत्तम कैसे बना है इसको देख लेते हैं। तो महत्तम बना है कैसे? महत शब्द से त्व प्रत्यय लेकर के। ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। महत शब्द से त्व प्रत्यय लेकर के क्या बना है? महत्तम। अधीत्य बना है, अभी अभी हम इसके पहले वाले प्रश्न में समझ चुके हैं। अधीत्य कैसे बना है? अधि उपसर्ग से युक्त इंग धातु से लेप प्रत्यय का प्रयोग करने पर या विधान करने पर अधीत्य बनता है। तो ये आपका लेप प्रत्यय का उदाहरण है, ये आपका त्व प्रत्यय का उदाहरण है। तो और ये क्या है? आपका अव्यय है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके ये 3 विकल्प तो निकल गए, ये तो गलत हैं, अशुद्ध हैं। एक ही विकल्प आपके सामने शेष है और वो क्या है? स्वीकृतः। तो स्वीकृतः कैसे बना है? यहाँ पर स्वी उपसर्ग है, क्री धातु है और प्रत्यय कौन सा है? अक्त प्रत्यय है ना। तो क्री के साथ अक्त लगाया तो क्या बना? कृतः। और इसके पहले हमने स्वी जोड़ दिया, क्या बना? स्वीकृतः। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। पहला विकल्प आपका यहां पर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। लिखा हुआ है, अगला प्रश्न है अत्र मतलब यहां पर अर्थात इस अनुच्छेद में संधि युक्तम पदम किम। इस अनुच्छेद में संधि युक्त पद कौन सा है? संधि से युक्त पद कौन सा है इस अनुच्छेद में? तो चलिए देखते हैं संधि से युक्त पद कौन सा है। देखिए ये तो संधि वाला पद हमको दिख नहीं रहा कहीं से, है ना। संस्कृत पाठ्य पुस्तक गत पाठ्यानाम, ये तो पूरा एक वाक्य है, ये संधि पद नहीं है। और यहां पर कहीं पूरे वाक्य में कहीं पर भी आपको संधि नहीं दिख रही होगी, है ना। तो संस्कृत पाठ्य पुस्तक गत पाठ्यानाम ये एक पूरा वाक्य है, इसमें कहीं पर भी कोई संधि पद नहीं है, इसलिए ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। अन्य भाषया, अन्य भाषा के द्वारा, ये भी एक वाक्य है, वाक्यांश है, यहां भी कोई संधि पद नहीं है, कोई भी संधि कार्य नहीं हुआ है, यह भी हमारा गलत हो गया। पाठन विधौ, पाठन की जो विधियां हैं, जो पढ़ाने की विधियां हैं, उन विधियों में ऐसी बात यहां पर की जा रही, यहां पर भी कोई संधि कार्य नहीं हुआ है, यह भी गलत हो गया। अब एक ही आपका विकल्प शेष है और वो क्या है? संस्कृत छात्राः, ये आपका संधि पद है। और आपसे पूछा गया है कि अत्र संधियुक्तम पदम किम, यहां पर संधियुक्त पद कौन सा है? तो ये तीनों विकल्प आपके अशुद्ध हैं, ये संधि पद नहीं है, संधि पद एक ही है और वो क्या है? संस्कृत छात्रा। और ये उदाहरण है आपका व्यंजन संधि का। किसका उदाहरण है? बोलिए। व्यंजन संधि का।
ठीक है। व्यंजन संधि में एक संधि होती है तुगागम संधि। क्या होती है? तुगागम संधि। और तुगागम संधि का मतलब होता है, इसका हम तुगागम का मतलब समझें तो यहां पर दो शब्द हैं, एक है तुक और एक है आगम। ठीक है। व्यंजन संधि का एक भेद है तुगागम संधि, और इसका मतलब होता है वो संधि जहां पर तुक का आगम होता है। अब ये तुक का आगम क्या है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है छेतुक। ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र क्या है? छेतुक। ये क्या है? सूत्र है। किस संधि का सूत्र है? किस संधि का सूत्र है? तो तुगागम संधि का सूत्र है। क्या सूत्र है? छेतुक। और छेतुक का मतलब क्या होता है? ये सूत्र क्या कहता है? तो ये सूत्र कहता है कि अगर ह्रस्व स्वर के बाद, अगर ह्रस्व क्या हो? स्वर हो। ह्रस्व का मतलब जान रहे हैं ना? छोटे स्वर। जैसे छोटा आ हुआ, छोटी ई हुई, छोटा ऊ हुआ, है ना? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये कैसे स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं। अगर ह्रस्व स्वर के बाद क्या आता है? छ आता है। अगर ह्रस्व स्वर के बाद कौन सा वर्ण आता है? छ वर्ण आता है। तो जब संधि होगी तो इनके बीच में तुक का आगम होगा। किसका आगम होगा? तुक का आगम होगा। अगर पदांत में इधर पहले पद के अंत में कोई ह्रस्व स्वर है, उसके बाद क्या आ रहा है? छ आ रहा है, तो संधि होने पर इस स्वर और इस छा के बीच में किसका आगम होगा? किसका आगम होगा? बोलिए, तुक का। और तुक में ध्यान दीजिएगा, अंतिम का और अंतिम ऊ का हो जाएगा लोप, केवल क्या बचेगा? त बचेगा। क्या बचेगा? त बचेगा। कैसे? जैसे देखिए लिखा हुआ है वी, और क्या लिखा हुआ है? छेद। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण समझ लें, है ना? जब यहां तक हम समझ ही चुके हैं तो संक्षेप में उदाहरण भी समझ लें। देखिए वि धन छेद लिखा हुआ है। अब आपको ध्यान देना है, यहां पर ये जो आपका पहला पद है, इसमें बताओ कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है कि नहीं है? भाई यहां पर देखिए वी का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वाह है, और वाह में क्या है? छोटी ई है, उसके बाद क्या है? छेद है ना? तो अब देखिए ये पदांत में छोटी है और इसके बाद क्या आया है? छा आया हुआ है। और ये नियम छेतुक कहता है, ये सूत्र कहता है, जो तुगागम का सूत्र है छेतुक, ये कहता है कि अगर ह्रस्व स्वर के बाद दूसरी ओर क्या आता है? छा आता है, तो संध होने पर इनके बीच में क्या होगा? तुक का आगम होगा। तो यहां पर अब तुक का आगम हो जाएगा। तो ये हमने वा लिख लिया और हमने ई लिख लिया, और ये हो गया तुक और ये हो गया छेदह। ठीक है। तुक में का और उ का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? तो क्या बचेगा? वा बचा, ई बचा, तुक का क्या हुआ? ता शेष रहा, और आगे क्या है? छेदह है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम जोड़ेंगे, तो इसको हम जोड़ेंगे, ये हो गया वी, ये हो गया आपका ता, और ये हो गया छेदह। आपको पता होगा एक व्यंजन संधि का ही नियम है, इश्चुत संधि का सूत्र है इस्तोह इश्चुना इश्चु, और वो सूत्र कहता है कि यदि तावर्ग का योग चावर्ग से होता है तो तावर्ग बदलता है किसमें? चावर्ग में, है ना? ये तावर्ग बदलेगा किसमें? चावर्ग में। तो ताका चा हो जाता है। क्या हो जाता है? ताका चा हो जाता है। यहां पर देखिए ता है और ता के बाद क्या है? छा है, और छा है चा वर्ग का, तो इस ताका क्या होगा? चा हो जाएगा। और जब चा हो जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? विच्छेद लिखेंगे। ऐसे ही जैसे ये आपकी प्रक्रिया आपने देखी, ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि का भेद है तुगागम। और इसमें आपने देखा कि जब ह्रस्व स्वर होता है अंत में, उसके बाद होता है छ, तो बीच में तुक का आगम होता है और तुक का ता शेष रहता है। आगे चा वर्ग है, इसलिए ता का चा हो जाता है। और इस तरह से आपने देखा वी धन छेद बराबर क्या बना? विच्छेद। ऐसे ही जैसे उदाहरण लिखा हुआ है अनुधन छेद, बताओ क्या होगा? अनुधन छेदः। अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अनुच्छेद की बात कर रहे थे, इसी प्रश्न में आया था कि अत्र अनुच्छेदे, इस अनुच्छेद में यहां पर कौन सा पद प्रयुक्त हुआ इस तरह से? तो अनुधन छेदः क्या बनेगा बताओ? अनुच्छेदः बन जाएगा। क्या बनेगा? अनुच्छेदः। तो देख रहे हैं आप कि यहां पर क्या है? ह्रस्व स्वर है, छोटा स्वर है, उसके बाद चा आया हुआ है, तो बीच में तुक का आगम हुआ है और ता का चा हो गया है। ऐसे ही यहां पर क्या हुआ है? इसका संधि विच्छेद देखिए, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा संस्कृत धन
छात्राः, क्या हो जाएगा? संस्कृत धन छात्राः, संस्कृत धन छात्राः। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ता में क्या है? छोटा आ है, और छोटा आ के बाद क्या है? छा है। तो यहाँ पर ता का आगम होगा, तुक का आगम होगा, फिर ता का चा हो जाएगा, और इस तरह से संस्कृत धन छात्राः बराबर क्या बना? संस्कृत छात्रा। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत शिक्षणम इति पदे कः समासः? संस्कृत शिक्षणम इति पदे, इस पद में कः समासः, कौन सा समास है? तो संस्कृत शिक्षणम का अगर हम विग्रह करें तो इसका विग्रह हो जाएगा संस्कृतस्य, संस्कृतस्य शिक्षणम। ठीक है, क्या हो जाएगा? संस्कृतस्य शिक्षणम। संस्कृत शिक्षणम अर्थात संस्कृतस्य शिक्षणम अर्थात संस्कृत का शिक्षण। अगर आपको संस्कृत बहुत अधिक नहीं आती है तो हिंदी से समझ लीजिए इसको। इसका अगर हम अर्थ करें तो क्या हो जाएगा? संस्कृत का शिक्षण। इसका अर्थ क्या होगा? संस्कृत का शिक्षण। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर विसर्ग, वो क्षमा चाहेंगे, जो परसर्ग है वो क्या आ रहा है? परसर्ग मतलब कारक चिन्ह क्या आ रहा है? काकी के, और काकी के चिन्ह होते हैं संबंध कारक के, और संबंध कारक अगर है तो यहाँ पर हमारा समास कौन सा हो जाएगा? क्या अव्ययी भाव होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। द्विगु होगा क्या? ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्विगु में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है ना। बहुब्रीहि में क्या होता है? अन्य पद की प्रधानता होती है। एक ही विकल्प आपके सामने शेष रह गया है, और वो कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो संस्कृत शिक्षणम इति पदे कः समासः? संस्कृत शिक्षणम इति पदे तत्पुरुषः समासः। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका सही उत्तर आपको पता चल गया होगा। और इस गद्यांश में इस प्रकार से ये हमारे 9 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 9 प्रश्न थे, और ये अनुच्छेद, ये गद्यांश हमारा अब यहीं पर होता है संपन्न। और पुनः हम कहेंगे कि परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है आपके, इसलिए अब कतई लापरवाही ना करके कोई एक किताब ले लीजिए, और उसके पाठ जो हैं उनका आप पहले तो सस्वर पाठ कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे उनका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। तत्पश्चात उसके अभ्यास कार्य में जो भी प्रश्न दिए गए हों उन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। और जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, वो चाहे पेडागोजी के प्रश्न हो या आपके अपठित हो के प्रश्न हो, है ना, अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो अभ्यास करते रहिए, और हम भी आपकी सेवा में इसी तरह से प्रतिदिन एक गद्यांश लेकर उपस्थित होते रहेंगे। पेडागोजी के प्रश्न भी लेकर हम उपस्थित होंगे। तो फिलहाल ऐसे आप लोग अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, और आज की इस क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए, इस क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।